टॉपिक की तरफ मेन नहीं बढ़े थे। तो तो प्रॉब्लम क्या होता है फिर स्टॉक मार्केट के अंदर कि लोग इसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बुरी नहीं है। बात ये है कि हम सीखने की तरफ आते ही नहीं है ना, हमारा रुझान ही नहीं है सीखने का। हम बस क्या कहते हैं कि लोग हमें कोई टिप दे दें, हमें छोटी सी टिप दे दें कि कल कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, वो हम सुबह ख़रीदेंगे और हम बेच के अपने जो दिन का प्रॉफिट बनाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमने इस मार्केट से कुछ प्रॉफिट बना लिया। तो बहरहाल जितने भी लोग इसको सीख रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि आप लोगों में वो जज्बा है इसको सीख के कुछ करने का। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप मार्केट में उन लोगों से बिल्कुल अलग होंगे जो लोग बगैर सीखे हुए काम करते हैं। चलें, मेन अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ आते हैं, आरएसआई। आरएसआई देखें, स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है जिसको दुनिया भर में यूज़ किया जाता है। चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग हो, दुनिया में इसको बहुत यूज़ किया जाता है और बहुत फेवरेट इंडिकेटर माना जाता है। अच्छा, आरएसआई है क्या? देखें, इसमें लिखा हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया? इसको जे वेल्स वेल्डर ने डेवलप किया था 1978 में। अब इसके नीचे आते हैं कि ये है क्या, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते किसको हैं। देखें, मेजर द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रीसेंट प्राइस चेंजेस टू डिटरमाइन इफ एन एसेट इज ओवरबाउट, मतलब बहुत महंगा हो गया है, या ओवरसोल्ड टू चीप, बहुत सस्ता हो गया है। अब ये क्या करता है, जो भी आपकी करंट प्राइस की स्पीड होती है और उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको डिटरमाइन करता है, और वहाँ पे ये आपको अंदाज़ा लगा के ये अपनी लाइंस के ज़रिए आपको बताता है कि ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक चुका है। अब एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा मार्केट के लोग ख़रीद के ले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो किसी दिन उसको बेचेंगे भी तो। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने ख़रीद के अपने पास रख लिया, अब वो सारी उम्र इसको नहीं बेचेंगे। तो इसका क्या मतलब है, हमें ये इंडिकेटर ये बता देता है कि देखें जी, ये फ़लाँ स्टॉक है, ये बहुत ज़्यादा बिक गया है मार्केट में, और अब डेफिनेटली इसमें जो है ना नीचे की तरफ आने का रुझान है, क्योंकि अब इसकी प्राइस नीचे आएगी। इसी तरह जब एक स्टॉक बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक जाता है तो ये इंडिकेटर हमें मदद करता है उसको ये बताने में कि ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा मार्केट में गिर चुका है, लेकिन अब इसमें कोई ना कोई डाइवर्जन आने वाली है, अब बायर दोबारा इंटरेस्ट लेगा इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत चीप प्राइस पे चला गया है। एग्जाम्पल लें कि बीओपी का शेयर आज 19 रुपये पे या 18.5 रुपये पे खड़ा हुआ है। अगर कल वो 12 रुपये पे चला जाता है तो क्या पूरी मार्केट में दोबारा बायर एक्टिव नहीं हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे। शेयर में कोई मसला ही नहीं है, शेयर बहुत अच्छा है, किसी भी वजह से चला जाता है, अभी हम वजह को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो चला जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो ओवर सोल्ड हो गया है, बहुत चीप प्राइस पे मिलने लग गया है। हमें पता है कि ये प्राइस इसकी बहुत सस्ती है, और अगर अब इसे यहाँ से बाई करेंगे तो हम दोबारा ये देख सकते हैं कि ये शेयर दोबारा 18 रुपये पे जा सकता है। तो ये जो इंडिकेटर है ना, हमें ये समझने में सबसे पहले ये मदद देता है। अच्छा, ये अभी हम चार्ट पे प्लॉट करेंगे, चार्ट पे प्लॉट करके देखेंगे कि वाकई ही ये ऐसा करता भी है या ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं और ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं है। लेकिन पहले थ्योरी बताना आपको ज़रूरी है ताकि आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। अच्छा, आरएसआई करता क्या है, कि कैसे ये कैलकुलेट होता है? देखें, आरएसआई कंपेयर्स द साइज ऑफ रीसेंट गेन वेस्ट लॉसेस ओवर अ सेट पीरियड, यूजुअली 14 डेज। अच्छा, 14 डेज़ का जो इसमें टाइम पीरियड है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट रखा जाता है। ये बड़े बड़े ट्रेडर्स की तरफ से रिसर्च होने के बाद उन्होंने 14 डेज़ के टाइम पीरियड को इसमें, जो लोग इसको चेंज भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो, आप इंडिकेटर्स को डिफरेंट तरह से यूज़ करें तो आप 14 के बजाय 10 रखें, 12 रखें, कोई कैद नहीं है इसमें। लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो रखा गया है फार्मूला के हिसाब से, वो 14 डेज़ रखा गया है। अब ये क्या करता है कि पिछले 14 दिनों में जितने भी आपको गेन्स हुए होंगे या जितने भी लॉसेस हुए होंगे, ये उसको कंपेयर करने के बाद जो है ना इंडिकेटर अपनी मूवमेंट्स बना रहा होता है। कैसे बनाता है, क्या करता है, वो भी अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब मैंने ना इसमें कुछ सेटअप्स के हिसाब से डिफ़ाइन किया हुआ है, कि स्टेप्स के हिसाब से डिफ़ाइन कर दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, अब गौर से समझिएगा इस बात को, इंटरेस्टिंग बात है, और आपको मैनुअली मैं इस वक्त बताने जा रहा हूँ कि मैनुअली इस इंडिकेटर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हम तो वहाँ पे देखेंगे, वो तो ऑटोमेशन में होगा, हम लगा देंगे, हमें सारी चीज़ें बता देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके पीछे थ्योरी कैसे काम कर रही है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 14 दिन के जितने भी होते हैं गेन और लॉसेस पे ये चलता है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ 4-5 दिन को उठा लेते हैं। जैसे हमने किया कि डे 1 पे हमने एक शेयर बाई किया, उसमें हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर डे 2 पे हमने एक और शेयर बाई किया जिसमें हमें 3 रुपये का लॉस हो गया। फिर डे 3 पे गए तो हमने फिर एक स्टॉक बाई किया, हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया। फिर डे 4 पे लॉस हो गया और डे 5 पे फिर प्रॉफिट हो गया। अब होगा क्या,
हम क्या करेंगे कि अपने पिछले उस 5 दिन के, अभी हमने 5 दिन की बात करी है ना, तो अभी हम पिछले 5 दिन के उन ट्रांजैक्शंस को निकालेंगे। जैसे हमने गेन निकाल लिया कि गेन हमें पहला 5 रुपये हुआ था। एक बार मैं फिर प्रीवियस विंडो दिखा देता हूँ आपको कि देखिए हमें 5, 4 और 6 के गेन हुए थे और 3 और 2 रुपये के लॉसेस हुए थे। अभी हमने ये एक एग्जाम्पल ली है, ठीक है। तो हमने सॉरी, फरहान भाई, अगर कुछ लोगों को ऐड कर दें, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा फिर। चलें जी, ऐड कर दिया है मैंने। और अच्छा, बस एक मोमेंटम जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, तो बहरहाल चलें कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ये एक बार इसको दोबारा देख लें कि डे 1 पे क्या हुआ, डे 2 पे इस तरह 3 हमें गेन हुए, 2 हमें लॉसेस हुए। तो अब हम नेक्स्ट डे की तरफ मुड़ते हैं। अब हमने क्या किया, वो जो 3 गेन्स थे, सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपने मैट्रिक इंटर में पढ़ी होगी। हमने उन 3 गेन्स को लिया, ठीक है, और उनको एवरेज किया, उन तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाई 3 किया, तो हमारे पास एक एवरेज आ गया 5 रुपये का, ठीक है, कि 5 रुपये का हमारा एवरेज गेन हुआ है 3 दिन में। फिर हमने लॉसेस को कैलकुलेट किया, तो लॉसेस का एवरेज किया तो हमें पता लगा कि ठीक है जी, लॉसेस का जो एवरेज है ना वो आ गया 2.5। अब डेफिनेटली अगर किसी दिन हमें कोई गेन नहीं हुआ था तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होती, और अगर हमें किसी दिन कोई लॉस भी नहीं हुआ है तो उसकी वैल्यू भी ज़ीरो कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग विंडो की तरफ। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है कि हम इसे कैलकुलेट करने के लिए जो एवरेज गेन्स हुए हैं उसको डिवाइड करेंगे एवरेज लॉसेस से। तो इसका क्या मतलब है कि एवरेज गेन और एवरेज लॉसेस जो भी आएगा वो ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज लॉसेस होगा, ठीक है, वो मतलब स्ट्रॉन्ग होगा लॉसेस से। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 रुपये से 2.5 रुपये को डिवाइड किया तो वैल्यू आई 2। अब ये वैल्यू 2 क्या बता रही है ये आगे देखते हैं हम। देखें अब आरएसआई का फार्मूला है। आरएसआई का फार्मूला क्या है कि 100 माइनस, ये ब्रैकेट में आप देखेंगे 100 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस आरएस। आरएस में अभी आपको बताता हूँ, ये जो हमने वहाँ पे फिगर निकाली है 2 रुपये, ये वो आरएस है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये उसकी। तो हमने क्या किया कि 100, 1 की जगह वही जो फार्मूले का 1 है, माइनस 100 यहाँ रखा और प्लस 2 कर दिया। तो इक्वल टू इसको जब करेंगे तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3, तो क्योंकि 1 प्लस 2 3 हो गया तो 3 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी आराम से हमने निकाल ली। अभी इस वैल्यू को आप ऑटोमेटिक देखेंगे चार्ट पे कि ये सब मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें, अगर आपको एक इंडिकेटर की पीछे थ्योरी ही नहीं पता ये कैसे काम करती है, देखें अब इस क्लास के बाद आपको ये पता हो जाएगा कि अच्छा जी, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई है ये पिछले 14 दिनों में कैसे काम कर रहा है। हमें अब पता लगा कि इन 14 दिनों में लॉसेस ज़्यादा हुए हैं या गेन ज़्यादा दिए हैं इस शेयर ने। तो इससे आपको इसकी आगे की वैल्यू भी डिसाइड करने में आसानी होगी कि अच्छा ये 14 दिनों में ना लॉसेस ज़्यादा दे रहा है, ये 14 दिनों में जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है। तो आपको पता होगा कि आरएसआई इसी तरह कैलकुलेट होता है। तो इसका क्या मतलब 66.7 इसकी वैल्यू आई। अब ये 66.7 जो वैल्यू है, अभी यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे लिखा हुआ होगा कि नियर द ओवरबॉट जोन। अब ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जोन क्या होते हैं, देखें हमेशा याद रखिएगा। अगली स्लाइड पे हमारे पास आएंगे, ये देखें कि आरएसआई की रेंज होती है 0 से 100, ये 0 से 100 की रेंज में मूव करता है। जब भी चार्ट के ऊपर आप देखें कि आरएसआई ने अपनी लाइन 70 के ऊपर कर दी है, तो इसका ये मतलब है कि ये ओवरबॉट हो चुका है और यहाँ से किसी भी वक्त ये ड्रॉप्ड होगा, ठीक है, किसी भी वक्त नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर वो 30 पे चले गई है उसकी वैल्यू, तो इसका ये मतलब है कि ये यहाँ से किसी वक्त भी ऊपर की तरफ जा सकता है। अच्छा, क्या ये थ्योरी वाकई ही सही है? पुराने दौर के हिसाब से ये थ्योरी को माना जाता था, लेकिन नया दौर क्या कहता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझें, आज ही बताऊंगा, इस सेशन के मिड में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझें कि पहले के लोग क्या कहते थे। पहले के लोग ये कहते थे कि जब आरएसआई 70 पे होना तो आप स्टॉक को बेच दो, अब आपको रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नीचे चला जाएगा। और अगर वो 30 पे आ गया तो उसे भर के बाय कर लो, क्योंकि इसके बाद डेफिनेटली ये यहाँ से एक रिवर्सल बनाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, आरएसआई मैंने आपको बता दिया कि वो जो है वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में काम करता है। 70 और 30 उसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, अगर आरएसआई 50 हो, अब 50 इसकी मिडिल वैल्यू है, क्योंकि ये 0 से 100 पे काम करता है, तो 50 हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू कंसिडर करेंगे।
तो मिडिल वैल्यू में अगर आर एस आई 50 से ऊपर है तो हम कहेंगे जी बुलिश मोमेंटम है, अगर आर एस आई 50 से नीचे है तो हम कहेंगे जी बेरिश मोमेंटम है। बुलिश और बेरिश ये दोनों लफ्ज़ों से आप बाखूब वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि बुलिश मोमेंटम होता है जब शेयर्स अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर दे, बेरिश मोमेंटम होता है जब शेयर डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो 50 हम इसकी मीडियोकर वैल्यू को लेंगे कि मिडिल की वैल्यू है। अच्छा, फिर इसी में ना कुछ डाइवर्जेंस आते हैं। अब डाइवर्जेंस क्या है? अब वो डाइवर्जेंस क्या कहते हैं कि अगर प्राइस आपकी हायर हाई बना रही हो, हायर हाई से क्या मुराद कि अभी 10 रुपए की थी, फिर 12 रुपए की हो गई, फिर 14 रुपए की हो गई, ठीक है, तो ये हायर हाइज बना रही है। बट आर एस आई मेक्स अ लोअर लो, लेकिन आर एस आई जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा हो, तो इसका मतलब किसी वक्त भी बेयरिश डाइवर्जेंस शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखें, अगर कोई स्टॉक आप खरीद रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो स्टॉक की प्राइस तो ऊपर जा रही है और आपने साथ साथ आरएसआई का इंडिकेटर लगा के उसको देख रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा यार ये कोई मैनिपुलेशन चल रही है, ये इसको ज़बरदस्ती ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन आरएसआई तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, वो तो बता रहा है, वो तो बिल्कुल नीचे की तरफ उसका मुंह है। वो मुंह नीचे की तरफ क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा। तो इसका ये मतलब है आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि किसी वक्त भी बेयर डाइवर्जन शुरू हो जाएगा, ये स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ये जो ट्रेंड है ये वीक ट्रेंड है, हमें इससे निकल जाना चाहिए, एग्जिट कर जाना चाहिए। अब आपकी ज़िंदगी मेरे ख्याल से इस पहले मैसेज के बाद शायद बहुत आसान हो गई होगी, क्योंकि आपको पिवट्स लगाना आ गया, आपको वॉल्यूम के साथ काम करना आ गया, और आज आपकी तीसरी हेल्प आरएसआई ने भी कर दी। तो अब आपको शेयर को चार्ट पे पढ़ना आपके लिए मज़ीद आज के बाद आसान हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही हो, मतलब लोअर लॉस बना रही हो। अब लोअर लॉ क्या है कि पहले 10 रुपये पे थी, फिर 9 पे आ गई, फिर 8 पे आ गई, फिर 7 पे चली गई, लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा हो, आरएसआई एक नए हाइज बना रहा हो, तो इसका मतलब बुलिश डाइवर्जन आने वाला है, किसी वक्त भी ट्रेंड रिवर्स होगा और प्राइस ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसे स्टॉक में बाय करना चाहिए। लेकिन इसमें आप मेन एलिमेंट देखें क्या है, इसमें मेन एलिमेंट दोनों तरफ प्राइस है। तो प्राइस के ऊपर आपने ध्यान रखना है, सिर्फ आरएसआई के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि आरएसआई जो है वो बता दिया है उसने, बस अब जो है ना वो बस आरएसआई ने जो बोल दिया है बस मैं वो करूँगा। आपने साथ साथ प्राइस को भी मॉनिटर करना है कि शेयर की प्राइस कैसे मूव कर रही है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है कि स्विंग डिरेक्शंस। अब ये क्या है कि जब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब 30 पे आरएसआई चला जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ओवर सोल्ड हो गया, मतलब कि यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई हमें कि किसी दिन भी किसी वक्त भी, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आरएसआई ने 30 पे टच कर दिया तो कल सुबह आरएसआई दोबारा 35 और 50 पे चला जाएगा और प्राइस बुलिश हो जाएगी, नहीं। हो सकता है आरएसआई अगले 10 दिन, 12 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन तक ही एक ही लेवल पे घूमता रहे और प्राइस वहीं पे कुछ अप कुछ डाउन, कुछ अप कुछ डाउन चलती रहे। जैसे 10 से 10.5 हो गई, 10.90 हो गई, फिर दोबारा आ गई 10.10 पे, ये करता ही रहेगी। लेकिन समझ लें वो अक्यूमुलेशन जोन होता है, वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाइंग शुरू हो जाती है, और जैसे ही उसके अंदर बड़ी बाइंग आना शुरू होती है वो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, और करती है। ये हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये अगली बात बताने से पहले मैं एक बार फिर पिछली बात रिपीट करूंगा कि पहले मैंने आपको क्या बताया था, पुरानी थ्योरी क्या कहती है कि जब आरएसआई 70 पे टच करे तो बेच दो, आरएसआई 30 पे टच करे तो ख़रीद लो। अब मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्न मार्केट बिहेवियर्स क्या हैं, थोड़े से चेंज हो गए। मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जब आरएसआई 70 को क्रॉस करे, और क्रॉस करने के बाद जब तक वो अपना मुंह नीचे की तरफ ना बनाए और वो ऊपर की तरफ जाता रहे तो उसके साथ चलते रहो, क्योंकि असल बुलिश डाइवर्जन शुरू ही वहाँ से होता है। बहुत सारे लोग अभी अभी आप इतना समझ लें कि 70 से शुरू होता है, और ऐसा भी नहीं है, इससे भी मॉडर्न थ्योरी आ गई है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये सेकंड थ्योरी है हमारी। सेकंड थ्योरी क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरी कह रही थी कि 70 पे बेच दो, सेकंड थ्योरी कह रही है कि 70 पे बने रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तक इसका मुंह ऊपर की तरफ है इसके साथ चलते रहो, ये तुम्हें एक अच्छा प्रॉफिट देगा। हो सकता है ये 70 से 80, 80 से 85, 85 से 90 तक भी चला जाए, फिर तुम इसको बेचना। अच्छा इसके बाद अब देखें ये जो है हमारी दूसरी जो थ्योरी है। अच्छा आप देखें, जो मैंने आपको बात बताई वो नीचे लिखी हुई कि सेलिंग टू अर्ली जस्ट बिकॉज आरएसआई हिट 70
ऑफन मार्क मेक्स ट्रेडर मिस ह्यूज रैलीज। तो क्या यहाँ ट्रेडर्स का क्या मानना है, बड़े ट्रेडर्स का, कि अगर आप 70 पे ये चीज़ बेच दोगे अपने स्टॉक को, कि ये देखते हुए कि RSI 70 पे टच कर गया है अब बेचो, तो हो सकता है आप बड़ी रैलीज से जो है ना वो आप मिस हो जाओगे, आप बड़ी रैलीज को मिस कर दोगे, आप बड़ी रैलीज को एंजॉय नहीं कर सकोगे। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर वेट करते हैं कि जब स्टॉक 70 पे पहुंचेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। वो अपनी पहली एंट्री लेते ही स्टॉक जब 70 पे पहुंचता है जब लेते हैं, और वो फिर उसके साथ जुड़े रहते हैं जब तक वो 80 85 90 तक ना चला जाए और फिर उसको बेचते हैं। अच्छा, यहाँ एक और सवाल है कि जब ये 70 से ऊपर चला जाता है तो चले RSI तो एक हो सकता है थोड़ा सा एक नीचे की तरफ मुंह बनाए 80 के बाद और फिर ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो हमें कहाँ पे ऐसा लास्ट पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें बेचना ही बेचना चाहिए स्टॉक को। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टॉक्स को उठा के रीड करिएगा आज के बाद, 90 के बाद अलर्ट सिग्नल आ चुका होता है कि उसके बाद चाहे वो 98 तक चला जाए लेकिन सेफ जोन इज़ 90, 90 और 92 मैक्स। बस आपने एट एनी कॉस्ट उस स्टॉक को बेचना है और बाहर आ जाना है, क्योंकि उसके बाद 100% स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। तो आपने उसके बाद बस एहतियात करनी है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है स्टॉक के पास। और जो स्टॉक अगर हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अगर उसका RSI कहीं भी 90 तक पहुंच गया है तो आप अलर्ट हो जाएं और समझ जाएं कि अब मार्केट ने 100% नीचे आना है, मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है। चंद दिन वहाँ पे ज़रूर सस्टेन कर सकती है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, लेकिन उसके बाद मार्केट 100% नीचे आएगी। अपने जो जो एग्जॉस्ट हो गई थी वो अपने आप को दोबारा कूल डाउन करेगी, कूल डाउन करने के बाद RSI को फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें ना, एक महीना पहले, कुछ 20-25 दिन पहले, तो हमारी मार्केट का RSI ना बिल्कुल 91 92 पे टच कर गया था, और उसके बाद मार्केट में अलर्ट आ चुका था और हर जगह यही बात हो रही थी कि अब एक ना बेरिश डाइवर्जन की तरफ मार्केट है, और डेफिनेटली उसके बाद आई। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली कुछ 4-5 हज़ार पॉइंट की और फिर मार्केट ऊपर। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता लग जाएं टाइमली तो आप डेफिनेटली ना स्टॉक बाय करेंगे ना मार्केट में कुछ बाय करेंगे, आप सुकून से बैठेंगे, वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट कूल डाउन होने के लिए जब नीचे आएगी तो वो मेरा बेस्ट बाइंग एरिया होगा। अच्छा, इसके बाद यही बात कि इंस्टीड ऑफ ट्रेडिंग 70 एस सेल मैनी सी इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। जो मैंने पहली वाली स्लाइड पे आपसे बात कर ली वो ये यहाँ पे रिपीट हो रही है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब 70 पे पहुँचेगा तो सेल करने के बजाय सब ये देखते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन गया है, तो वहाँ से लोग एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक फोमो क्रिएट हो जाता है मार्केट में ना कि व्हेन RSI इज़ हाई इज ऑफन कंसाइज विद ब्रेकआउट्स टू न्यू हाई ना, और मैनी रिटेलर्स ट्रेड जंप इन पुशिंग RSI इवन हायर। अब वो क्या करते हैं, वो एक फोमो बन जाता है कि वो रिटेलर्स आ जाते हैं उसके अंदर जंप करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि RSI को मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जाएं। ये सारी वही बातें मैंने पॉइंट्स ब्रेक किए हुए थे, लेकिन ये अभी हम वही पीछे बातें हैं जो हम अब सारी अभी करके आ रहे हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट्स क्या होते हैं कि जो बड़े इदारे जो देख रहे होते हैं, बड़े इदारे कैसे शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो देखिए क्या करते हैं कि बिग फंड्स एंड एल्गो ट्रेडर्स यूज़ RSI डिफरेंटली ना। अच्छा, वो क्या करते हैं, नॉट जस्ट ओवर बाउट एंड ओवर सोल्ड, वो क्या करते हैं, दे कंबाइन RSI विद ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। अब वो क्या करते हैं कि ट्रेंड को भी देखते हैं साथ साथ कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। अगर वो देखते हैं कि बाइंग का ट्रेंड स्ट्रांग है या सेलिंग का ट्रेंड स्ट्रांग हो चुका है, मार्केट में क्या स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि जो हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे ना आने वाले हमने अपनी पहले क्लास में की है प्राइस एक्शन की बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उसको और ज़्यादा जो है ना डिटेल में एक बार बात करने की उस पर ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर प्राइस एक्शन को रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों के, मुझे पता है डेफिनेटली उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो शायद मिस हो गए होंगे, जो शायद आपकी तरफ से क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना वो क्वेश्चंस आप लोगों के निकलना शुरू होंगे बाहर। तो हम क्या करेंगे कि एक तो उस प्राइस एक्शन को पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये ट्रेंड रिवर्सल और ये ट्रेंड्स एक बार फिर दोबारा समझ में आ जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशनल ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं, वो ट्रेंड को बहुत फॉलो करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, अब नई थ्योरी क्या कहती है, एक और अब तीसरी थ्योरी बन गई है मार्केट के अंदर। पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखें रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि जब ओवर 70 पे सेल हो जाता है प्राइस लाइकली टू फेल बैक, वही प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है। और 30 पे क्या होता है कि प्राइस रिबाउंड कर जाती है। ठीक है, ये रेंज बाउंड मार्केट में चल रहा होता है। अच्छा, ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट बुलिश होती है और मार्केट जैसे हमने अभी पिछले दिनों देखा कि मार्केट बिल्कुल बुलिश थी,
तो वहाँ पे 70 से ऊपर हमारे पास स्टैंड कन्फर्मेशन है कि हम ये समझते हैं कि ठीक है जी, मार्केट आज 70 पे, तो कल 75 पे होगी, परसों 80 पे होगी, फिर 85 पे, फिर 90 पे। यहाँ तक तो मार्केट ईजीली जो है ना अभी ये ट्रैवल करेगी, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही बुलिश है, मार्केट गिरने का नाम ही नहीं ले रही। इसी तरह अगर मार्केट 30 पे चली जाएगी तो 100% हमारे पास दोबारा एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ये राइट टाइम है बाइंग करने का, और अब बाइंग शुरू कर दो इसके अंदर। अब मैं लास्ट में, ये RSI मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता चुका हूँ। इससे पहले मैं इस स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ूँ कि एक गोल्डन रूल है, वो गोल्डन रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ अभी करंट मार्केट में अब क्या चलता है। अब लोग कहते हैं कि अगर 60 और 40 को मानते हैं बनस्बत 70 और 30 के। वो क्या कहते हैं कि अगर 60 से मार्केट ऊपर चली जाए या कोई शेयर ऊपर जाना शुरू हो जाए तो समझ लें उसका अच्छा टाइम शुरू हो गया है, उसको वहाँ पे बाय करना चाहिए। और कोई स्टॉक अगर 40 से नीचे आ जाए तो बस उस पर फ़िलहाल एग्जिट कर जाओ, अभी उसमें कोई मोमेंटम नहीं है, अभी उसमें मोमेंटम जो है ना बिल्कुल उसका ख़त्म होता जा रहा है, उसको बेच दो, 40 तक जाते जाते उसको बेच दो। अब दोबारा जब ये 40 से ऊपर जाना शुरू होगा, अपना रिवर्सल बनाएगा, तो वहाँ पे हम एक नई एंट्री लेंगे, उससे पहले हम नई एंट्री नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब हमने काफ़ी वर्किंग करी इसके ऊपर, काफ़ी बार हमने RSI को जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह से लगा के देखा, तो उसके बाद हमें मार्केट में एक स्ट्रैटेजी समझ में आई कि जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन स्ट्रैटेजी ऑफ RSI है। वो क्या है कि सन, फादर और ग्रैंडफादर। इसमें जो सन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेली के चार्ट से, फादर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वीकली के चार्ट से, और ग्रैंडफादर को हम रिप्रेजेंट करेंगे मंथली के चार्ट से। ये देखें मैंने लिखा हुआ भी है कि सन डेली, फादर वीकली और ग्रैंडफादर मंथली। अब हम क्या देखेंगे कि कोई भी स्टॉक अगर वो, जिसको हम सन कहेंगे अभी फ़िलहाल, कि अगर सन का RSI 40 पे पहुंच चुका है और फादर का RSI 60 पे, सेम स्टॉक की बात कर रहा हूँ, BOP की मिसाल ले लेते हैं, आज शुरू में BOP की बात हो गई तो आज उसी को लेके चलते हैं कि BOP अगर आज आपका 40 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, डेली के चार्ट पे, और वीकली के चार्ट पे वो 60 पे खड़ा हुआ है, और मंथली के चार्ट पे वो 60 पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब कि फादर और ग्रैंडफादर बहुत मजबूत खड़े हैं, तो ये सन को भी ऊपर ले आएंगे, 60 तक खींच के ले आएंगे। तो ऐसे स्टॉक को बाय करना चाहिए और उसके अंदर काम करना चाहिए जिसके लेवल्स ये हो चुके हों, जो RSI में तीनों लेवल्स पे यहाँ पे पहुँच चुका हो, 40, 60, 60 पे। ऐसे स्टॉक को बाय करना, उसमें थोड़े टाइम तक जुड़े रहना जब तक कि RSI उसके वापस रिवर्सल की तरफ नहीं आते, ये आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं मार्केट में। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 40 का RSI डेली पे हम चेक करेंगे, 60 का RSI हम वीकली पे चेक करेंगे, और 60 का RSI दोबारा हम मंथली पे चेक करेंगे कि क्या ये स्टॉक, अच्छा इसमें छोटी मोटी आगे पीछे वो चलता है। जैसे एग्जांपल लें, आप कहते हैं कि जी वीकली जो है ना 59 पर है, और ग्रैंड फादर भी जो है ना वो 59, 60 पे या 61, 62 पे पहुंचा हुआ है। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है कि जो सन है ना वो 40 या 40 से ऊपर खड़ा हुआ हो, 40 पे खड़ा हुआ हो, 42 पे खड़ा हुआ हो, 44 पे खड़ा हुआ हो, ये सब हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन 35, 36, 37 ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। हम वेट करेंगे कि वो 40 पे आए और बाकी दोनों चार्ट 60, 60 पे चले जाएं, तो ये हमारी गोल्डन स्ट्रैटेजी बन जाएगी। हम ऐसे स्टॉक में काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बेनिफिट होगा ऐसे स्टॉक में बहुत। लास्ट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रेजेंटेशन देखने का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट चार्ट्स की तरफ, जहाँ पे आप बेहतर तरीके से यही स्ट्रैटेजीज़ को हम चार्ट्स पे प्लॉट करेंगे, और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये चार्ट्स पे कैसे काम करती हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, चलें BOP की ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास भी कोई एग्जाम्पल हो, किसी शेयर को देखना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। अब RSI लगाएंगे कैसे हम लोग, ये हमारा चार्ट है, ठीक है। पहले आए, हमने यहाँ पे BOP को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे RSI लिखने के बाद हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये पहले ही आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास RSI आ गया। ठीक है, तो हमारे पास RSI आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि देखें, RSI हमारे सामने अभी डेली का RSI आ रहा है, ठीक है। अब RSI को पढ़ेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, RSI हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, अब हम देखेंगे। अब देखें, सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं। RSI की सेटिंग कहाँ से आएगी, ये RSI है, ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
हमारे सामने ये देखें विंडो खुल गई। हमने क्या कहा था कि लेंथ 14, वो जो मैं 14 डेज़ का पीरियड आपको बता रहा था वो यहाँ पे 14 है। ऐसे में इसको छोड़ दें, स्मूथ लेंथ को भी छोड़ दें, ये जो है एज इट इज़ इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। स्टाइल पे आएँ, स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, कुछ कलर्स ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखें अपर लिमिट, मिडल और लोअर, ये 3 लिमिट आ रही हैं। आजकल के ट्रेंडिंग मार्केट में लोग 70 की जगह इसको 60 पे रखते हैं, लोअर लिमिट में इसको 40 रखते हैं, ठीक है, और मिडिल लिमिट इसकी 50 रहती है। अब मिडिल लिमिट को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें कि प्रोमिनेंट हो तो हम यहाँ पे जाके इसके कलर को रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं लाइन को, ताकि हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक, जैसे ही मैंने किया यहाँ पे देखें थोड़ी सी कुछ चेंजेस हो गई, रही रेड हो गया। बस देखें एक बार फिर आप लोग देख लें, अपर लिमिट को मैंने 60 कर दिया है, लोअर लिमिट को मैंने 40 कर दिया है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी गलत नहीं है, अगर आप 70-30 पर रख के काम करते हैं जब भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल की स्ट्रैटेजी के मुताबिक इसको मेजॉरिटी लोग 60-40 पर रख के काम करते हैं, वो कहते हैं इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो बहरहाल हम 60-40 को पहले पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ओके करते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत आप देख रहे होंगे चेंजेस आ गई। अब अभी मैं सिर्फ इस विंडो को बड़ा करता हूँ और मैं पहले आपको कुछ इसके कमाल दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आऊँगा ऊपर अपने बीओपी की प्राइस की तरफ ना, कि प्राइस ने कैसे इफ़ेक्ट किया है इसको। देखिए मैंने यहाँ से उसको विंडो को बड़ा किया। अब मैं जितनी भी मैंने वहाँ बातें कही थी, अब हम यहाँ पे देखेंगे उनको प्लॉट करके कि क्या मेरी बातें सच थी या मेरी बातें झूठ हैं। देखें सबसे पहले मैं इसके सबसे हायर पॉइंट को मार्क करूँगा। इसका हायर पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है, 90 पे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि जब RSI 90 पे पहुंच जाए तो बस समझ लें इसमें एग्ज़िट का टाइम आ चुका है। तो मेरी बात यहाँ पे सच साबित हो गई कि उसमें एग्ज़िट का टाइम आ गया। और अगर यहाँ से वो चला भी जाता 92-93 पे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको अलर्ट मिल जाएगा 90 पे। अगर ये बात आप में से किसी को पता होती आज से पहले, तो क्या आप बीओपी का शेयर करंट प्राइस पे बाय करते? नहीं करते। आप वेट करते कि अब मैं वेट करूंगा कि ये दोबारा अपने या तो इस बॉटम पे आए, ये जो बॉटम है, या ये सेंटर वाले बॉटम पे आए तो मैं इसे ख़रीदूं, ये कहीं ना कहीं आके थोड़ा कूल डाउन होगा तो अब मैं ख़रीदूंगा। अच्छा मैंने इसका हाई मार्क कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी लो। ये इसका लो क्या है, देखें हमने पढ़ा था ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, RSI में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कि बहुत बेहतरीन काम करती है। तो ये 30 जो है, अब ये देखें 39 की वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने वहाँ 40 का लगाया है, हमने उसको कम किया है वैल्यू को। तो ये जो 40 समझ लें, ये जो 40 है ये इसका सपोर्ट हो गई, और ये जो इसका दूसरा जो पॉइंट है 60 का, ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जब भी RSI हमेशा इसको टच करेगा 60 को, तो हम क्या समझ जाएंगे ये इसकी रेजिस्टेंस है। या तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो हम एंट्री लेंगे, या ये इसको ब्रेक करके अपने बॉटम पे आएगा तो हम एंट्री लेंगे। दोनों एंट्रियां हमेशा हमारी सेफ होंगी और हमें 100% प्रॉफिट दे के जाएंगी। देखें अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा, अगर नहीं भी है तो मैं आपको वो सवाल आपके दिमागों में डालना चाहूँगा कि सर ये तो मार्केट आप लोग कहते हैं कि मैनिपुलेशन है, ये प्लेयर्स की मार्केट है, यहाँ पे प्लेयर्स गेम करते हैं, कोई कुछ बोलता है, हम कैसे, जो भी कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, कोई बोले जी कल इसमें से सोने का अंडा निकल जाएगा, आप बोलें जी बिल्कुल निकल जाएगा, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे यकीन करता हूँ। अगर मेरी स्ट्रैटेजी ने यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई और मुझे इंडिकेशन दे दिया कि अब बाय करो, तो मैं डेफिनेटली इसको बाय करूँगा। मैं 60 पे नहीं करूँगा, मैं 62-63 पे इसमें थोड़े से 25% पैसे डालूंगा, फिर 25% पैसे मैं 65 पे डालूंगा, फिर मैं 68 पे डालूंगा, और मैं वेट करूंगा अब ये 70 पे कब जाती है या 80 पे कब जाती है। तो 70 या 80 पे जाएगी और मुझे लगेगा कि मुझे एक माकूल सा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं इससे दोबारा बाहर निकल जाऊंगा। क्योंकि देखें बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस की रिजेक्शन 80 या 70 से भी आती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब जब RSI अपना मुंह नीचे की तरफ करेगा, ये देखें ना यहाँ टच हुआ तो मुंह नीचे की तरफ कर दिया, आपने वहाँ पे एग्जिट कर जाना है, आपने बगैर किसी लालच के एग्जिट करना है। वो फिर आपको मौका देगा, वो देखिए फिर एक नीचे आया, फिर उसने मौका दिया, फिर ऊपर, फिर मौका दिया नीचे, फिर ऊपर, फिर मौका दिया, फिर ऊपर। अब आपको क्या लगता है कि इसका RSI कहाँ आने की कोशिश कर रहा है? इसका RSI दोबारा 60 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो जब RSI 60 पे आएगा तो क्या प्राइस मज़ीद नीचे नहीं आएगी? अब जिन लोगों को नहीं पता बेचारों को, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एवरेज करेंगे। अब जब वो गिरना शुरू हुआ होगा ना, जब लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, तो लोगों ने पहले उसको यहाँ एवरेज किया होगा, फिर यहाँ एवरेज किया होगा, फिर यहाँ एवरेज किया होगा, फिर यहाँ एवरेज किया होगा, और सारा पैसा उनका फंस गया होगा। अगर आपको ये बात पता होती तो आप सुकून से बैठे रहते, आप कहते ठीक है मेरी मिस्टेक है, मैंने इसे गलत बाय किया है यहाँ पे,
ये 90 पे मैंने से गलत बाय कर लिया है, लेकिन अब मैं वेट करूँगा ये अपने पैर कहाँ लगाता है। जब ये 60 पे अपने पैर लगाएगा, हो सकता है 18.65 पे मैंने बाय किया था, लेकिन मैं अब इसे 17 रुपये पे जाके एवरेज करूँगा, हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 17 बने। तो जब यहाँ पे वैल्यू 17 बनेगी तो आपकी एवरेज यहाँ पे बेहतरीन होगी या आपकी एवरेज ऊपर बेहतरीन होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एवरेज करने के तरीके होते हैं। अब देखते हैं इस RSI का एक्शन प्राइस के साथ साथ। मैं थोड़ी सी ये लाइन डिलीट करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, हम फिर लगा लेंगे लाइंस। देखें मैंने आपसे क्या कहा था कि जब RSI ऊपर की तरफ जाता है, ये देखें ये RSI ऊपर जा रहा था, जैसे ही RSI यहाँ पे गिरा हुआ था, प्राइस कहाँ थी, ये देखें ये रेड कैंडल देखें। मैं यहाँ पे एक लाइन और लगाता हूँ ताकि हमारी विजिबिलिटी क्लियर हो बहुत ना। देखें ये मैं वर्टिकल लाइन प्लॉट करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ RSI गिरा है, जहाँ गिरा है और जहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ कैंडल क्या थी, रेड। तो यहाँ पे सेलिंग आई बहुत, लेकिन सेलिंग आने के बाद आप देखें जब RSI यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, जाते 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 ये उसका लास्ट स्टॉप था, ये वाला, ये लास्ट स्टॉप था और ये लास्ट स्टॉप था, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ लास्ट स्टॉप के बाद RSI ने अपना मुंह नीचे कर दिया। जैसे ही RSI ने अपना मुंह नीचे किया, स्टॉक प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हो गई। अब गिरते 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 मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वापस यहाँ आएगी, ठीक है, या यहाँ पे रुकेगी, या मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पे रुकेगी, ठीक है। ये अभी मुझे चार्ट बता रहा है, सही है, लेकिन हो सकता है ना रुके, यहाँ पे फिर फेक आउट आए, थोड़ा सा आप लोगों को पब्लिक को माल फिर दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना के और फिर नीचे गिरा के और फिर यहाँ ले आए इसको दोबारा 15 रुपये की तरफ। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होती, आज आपको ये पता लग रहा होगा कि एजुकेशन का मतलब, सीखने का मतलब कितना इम्पॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट में। जो लोग ये कहते हैं कि जी हम इन पे भरोसा नहीं करते या हमें यकीन नहीं है चार्ट्स के ऊपर, देखें वो ना करें, हम दुनिया को नहीं समझा सकते, लेकिन आज आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि वाकई ही ये इंडिकेटर काम करते हैं। ये आपको इंडिकेट सही वक्त पे करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप देखेंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा, आप लोगों के टिप्स पे बिलीव करके बैठे हुए होंगे, तो आपके साथ लॉसेस तो होंगे, 100% होंगे। यहाँ आपके सामने सारी चीज़ें। अच्छा, जब आप देखें कि प्राइस एक, और जब आप देखें एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखते हैं कि हम इसको कहते हैं रेंज बाउंड। जब ये रेंज बाउंड हो गया था शेयर, तो इसके अंदर काम नहीं करना चाहिए था, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा बस जमा कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे आपने जमा कर लिया, थोड़ा यहाँ पे जमा कर लिया, फिर थोड़ा यहाँ जमा कर लिया, तो क्या होता है कि देखें शेयर प्राइस कंटिन्यूटली एक ही मोमेंटम के बीच घूम रही है। अगर हम थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ ले आएँ, हम कोशिश करें इसको समझने की और कोशिश करें इसको समझने की, तो हम क्या कहेंगे, ये रेंज बाउंड हो गया है शेयर ना। ये देखें ये शेयर ना इसको तोड़ रहा है ना इसको तोड़ रहा है, एक ही लेवल पे घूम रहा है। घूमते घूमते अचानक उसने जब यहाँ शेयर की प्राइस बॉटम पे चली गई, वही जो हम बात कर रहे हैं कि उसने अपना एक बॉटम लगाया, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल दे दिया और अचानक प्राइस ऊपर। क्यों? अच्छा, एक वजह तो ये भी थी कि इसकी अर्निंग आई, इसका डिविडेंड आया, तो डिविडेंड की वजह से इसने यहाँ से और नीचे जाने की कोशिश ही नहीं की, उसने यहीं से रिवर्सल बना दिया। लेकिन अगर आप सोचें यहाँ पे डिविडेंड नहीं आता, तो जिस तरह ये RSI गिर रहा था, तो डेफिनेटली ये RSI यहाँ तक चला जाता, 40 या सेंटर में आता, 50 पे या 40 पे आता, और फिर यहाँ से एक बेहतरीन मोमेंटम बनाता कि ये शेयर यहाँ से हो सकता है 14 से 10 रुपये या 10.5 रुपये तक आता, और उसके बाद फिर एक मोमेंटम बनाता और फिर 14 रुपये तक जाता। तो RSI की बहुत अहमियत है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है आप लोगों के लिए, कि देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ RSI लगा के ही काम करें और RSI ने आपको बोल दिया और उसके बाद आप कहें कि जी बस अब ये आखिरी बात थी RSI की और मैं दूसरे इंडिकेटर से कंफर्मेशन नहीं लूँगा। नहीं, आपको यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स का दुनिया में ये कहना है कि वो सिर्फ RSI को लेकर ट्रेड करते हैं, इसके अलावा वो कोई इंडिकेटर भी नहीं लगाते। लेकिन उनकी देखें प्रैक्टिस, उनकी प्राइस एक्शन पे और RSI पे शायद प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि उनको ये यकीन है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। और क्यों यकीन ना हो, देखिए मैं ख़ुद भी कहता हूँ कि क्यों यकीन ना हो, जब ये प्राइस यहाँ पे टच करती है तो क्या प्राइस उसके बाद बढ़ती नहीं है? 100% बढ़ती है। आप दुनिया का कोई भी चार्ट उठा के देख लें कि जब जब प्राइस ने बॉटम दिया है तो प्राइस उसके बाद रिवर्सल की तरफ गई है और वो ऊपर आई है। तो अगर आप सिर्फ स्टॉक के अंदर ये ढूंढना शुरू कर दें कि क्या इस वक्त जो मैंने स्टॉक बाई किया है वो मुझे करंट लेवल पे बाई करना चाहिए था, या मैं थोड़ा रुक के बाई करता तो मुझे प्रॉफिट होता,
अब देखें ना, जिस बेचारे ने यहाँ पे बाई किया है, अब डेफिनेटली उसको ये पूरा टाइम पीरियड गुजारना पड़ेगा यहाँ तक का, या हो सकता है यहाँ तक का कहीं भी, लेकिन उसको कम से कम पेन तो उसका शुरू हो जाएगा ना कि यार मेरा स्टॉक गिर रहा है। फोमो में वो दो ही काम करेगा, या इसको बेच देगा, या उसके अंदर पेशेंस होगा, या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, या उसको किसी ने रोका हुआ होगा तो वो इसको और मज़ीद नीचे यहाँ पे बाय करेगा, और फिर वो वेट करेगा रिवर्सल का। लेकिन क्या होगा कि उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जर्नी में ना टाइम बढ़ जाएगा। अगर वो डायरेक्ट यहाँ बाय करता तो उसका टाइम नहीं बढ़ता, वो डायरेक्ट प्रॉफिट में आ जाता कुछ दिन में। लेकिन अभी पहले उसको लॉस में जाना पड़ेगा, और फिर लॉस से निकल के प्रॉफिट में जाना पड़ेगा। तो ये था आज की हमारी आरएसआई को लेके पूरी क्लास। अब मैं आता हूँ, अब आप लोग अपने माइक ओपन कर सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अभी हमारे पास इस सेशन के एंड में भी 10-15 मिनट हैं, तो जब तक सेशंस को हम क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके जाएंगे, और उसके बाद फिर हम मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम फरहान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है भाई। अच्छा, मैंने उसमें व्हाट्सएप चैट में ना एक स्क्रीनशॉट भेजा है जो कि एकेडी की ऐप से मैंने ना बीओपी का भी लिया है, टेक्निकल का। ओके, तो उसमें देयर इज आरएसआई वैल्यू, तो आप इसको उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने यहाँ बताया है ना कि उसमें और एक इसमें सेकेंड, मैं देख रहा हूँ अपना, आपका आपने ग्रुप पे शेयर किया? जी जी, मैंने उसमें चैट में जो है ना। अच्छा जाहिद, आप जाहिद बात कर रहे हैं? जी जी, मैं जाहिर बात ओके कर रहा हूँ। ओके, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज 18, सिंपल मूविंग एवरेज 18, आर एस आई 15.29, 14 के डेज पे स्टॉच कह रहा है। अच्छा, और इसकी सपोर्ट ये बता रहा है आपको कि पिवट पॉइंट पे, अच्छा ओके, 17, 17.5 और 60। अच्छा चलें, पहले मैं आपको इसको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखें, हमने कुछ दिन पहले ना पिवट की बात की थी, मे बी शायद आप उस क्लास में हों या ना हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हम इस चार्ट को थोड़ा सा ना क्लीन करते हैं। अच्छा, अब देखें, उन्होंने आपको कुछ यहाँ पे फिगर्स दे दिए, सपोर्ट बता दी। क्या बता दी कि जी पहली सपोर्ट, अब ये जो पिवट हमने लगाया ना, ये आपको ऑटोमेटिकली ऊपर की 4 रेजिस्टेंस और नीचे की आपको सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बता रहा होता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि अब जो ये इन्होंने दिया है ना, देखें इन्होंने इसके कोई डेली, वीकली, मंथली की सपोर्ट नहीं लिखी। अगर हम इसको डेली पे देखेंगे ना, तो हमारी सपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारा पिवट लेवल क्या है कि 13 है, 13.8 है, कि ये इसका समझ लें एक सेंटर लेवल है, कि बस शेयर यहाँ से आके 100% मुड़ना चाहिए। अगर यहाँ से आके मुड़ा नहीं तो उसको 100%, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, उसको फ़िलहाल बेच देना चाहिए, फिर उसको नीचे बहुत बड़ा मौका मिलेगा ख़रीदने के लिए। अच्छा, अगर इसी को मैं आवरली पे ले जाऊं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस वक्त मैं लेके जा रहा हूं कि अगर मैं इसी प्राइस को आवरली पे शिफ्ट कर दूं, तो देखिए अब मेरा पिवट चेंज हो गया। अब मेरा पिवट कहता है कि अगर तो आप इसमें 17.47 से ये नीचे आ जाए तो इसको बेच दो। फिर इसकी अगली सपोर्ट क्या है? 15। उससे अगली सपोर्ट क्या है? 12। लेकिन अगर मैं इसको बड़े चार्ट पे देखता हूँ, देखिए बड़े चार्ट पे कौन देखते हैं? बड़े चार्ट पे इन्वेस्टर देख रहे होते हैं, स्विंग ट्रेडर देख रहे होते हैं, वो रिलैक्स बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अभी ये हमारी पिवट से ना बहुत दूर है, अभी ये बहुत दूर है, अभी इसको आने दो। और वो कभी भी यहाँ पे एवरेज भी नहीं करते, वो इस जगह को बहुत कंसिडर करेंगे। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ना, वो वेट कर रहे होते हैं इसके इस लेवल पे दोबारा आने का, क्योंकि उनको पता है कि चार्ट करंट सिनेरियो में काम करते हैं। तो वो इसी लेवल को मद्देनज़र रखते हुए इस पे काम कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं कि जब जब चार्ट्स इन लाइंस पे घूमता है, तो वो इसको पिवट को लगा के इसमें बाय करते हैं और पिवट को लगा के इसमें सेल करते हैं। जैसे आपने ये स्क्रीनशॉट दिया है ना, अब इसमें 3 सपोर्ट दी हुई हैं। अब ये सपोर्ट इनके हिसाब से डेली की होंगी या वीकली की होंगी या मंथली की होंगी, वो हम चार्ट्स में यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास डेली में क्या सपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे पास वीकली में क्या सपोर्ट आ रही है। देखें, वीकली में हमारी सपोर्ट अब क्या आ जाएगी कि यहाँ पे वो हमें सपोर्ट बता रहा है कि पिवट पॉइंट उसने बिल्कुल चेंज कर दिया। उसने कहा कि अभी तो ये अपने पिवट पॉइंट से बहुत दूर है और ये बुलिश है। इसका क्या मतलब है? जैसे अब मैं आपको इस सवाल का भी यहाँ पे एक और जवाब देता हूँ कि मुझसे शुरू में सेशन के स्टार्ट में एक भाई ने पूछा कि बीओपी में रखूँ या ना रखूँ, तो मैंने उन्हें कहा रखें, कोई मसला नहीं है, लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा है। मैं क्यों कह रहा हूँ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा है? क्योंकि मैं इसके बड़े चार्ट्स देख रहा हूँ, मुझे बड़े लेवल पे दिख रहा है कि इसने मज़ीद ऊपर जाना है, और ये तो अभी इसका स्टार्ट है, ये इसका एंड नहीं है ना। ये गिरेगा, टेम्प्ररी गिरेगा, लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा। तो हम बड़े चार्ट पे जब आरएसआई को भी देखेंगे, तो देखें बड़े चार्ट पे आरएसआई हमें कहाँ दिख रहा है? वो अभी भी मोमेंटम दिखा रहा है, वो अभी भी बता रहा है कि इसका मुंह जो है ना वो ऊपर की तरफ है, और वो मज़ीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। लेकिन क्या होगा कि इसमें दोनों तरफ से पुल बैक होगा, कभी सेलर इसको बेचेंगे, बायर ख़रीदेंगे, तो ये डाइवर्जेंस लगी रहेंगी हमारी।
तो इन बात इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करते हैं तो आपको आरएसआई, मैंने आपसे फिर कहा कि आरएसआई जस्ट एक सपोर्ट है, यहाँ पे आपको सपोर्ट लेके उसको देखना चाहिए। उससे एक मशवरा आप ज़रूर लें कि उसका मुंह इस वक्त कहाँ पर है। अगर एग्जाम्पल लें कि आरएसआई बड़े चार्ट के ऊपर इस वक्त यहाँ होता तो फिर तो हम समझते हैं कि इसमें तो अभी बहुत ज़्यादा गैप बाकी है, इसमें बाइंग करो, ये मज़ीद आगे ऊपर जाएगा। लेकिन अभी आरएसआई 80 पे पहुँच गया है, लेकिन हमें अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे 88 पे कि स्टिल उसमें थोड़ा सा रूम अभी बाकी है, क्योंकि जब 90 आ जाएगा तो डेफिनेटली 90 के बाद इसने एग्जॉस्ट होना है, वीकली ने भी नीचे आना है, मंथली में भी नीचे आना है, डेली तो आ ही रहा है। डेली पे हमने देख ही लिया है कि डेली पे इसने अपना मोमेंटम शुरू कर दिया है, डेली पे ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। तो आरएसआई की कैलकुलेशन, पेविएट, हमें डिफरेंट इंडिकेटर और यहाँ पे वॉल्यूम भी आप ऐड करेंगे। वॉल्यूम आपको क्या बताएगा कि इस वक्त सेलर ज़्यादा हैं या बायर ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली अगर ये नीचे की तरफ है तो वॉल्यूम आपको बता रहा होगा कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो सिंपल ये सिर्फ यही है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू फरहान। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछिए। फरहान भाई, आपने कहा था कि जो आरएसआई लगाना है, वो जो आपने अपनी गोल्डन कोई वो बताइए। जी जी, हाँ सन फादर उसमें, और ग्रैंडफादर। हाँ उसमें फर्स्ट सन में मतलब आरएसआई क्या होना चाहिए, वीकली में, डेली में, वो बताते हैं दोबारा। देखें डेली में 40 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। वीकली में 60 के आसपास होना चाहिए या 60 होना चाहिए, और मंथली ठीक में है। भी 60 होना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं मिसाल है कि किसी स्टॉक का डेली में हाँ 29 है, हाँ। वीकली में उसका 52 है और मंथली में उसका 72 है, तो क्या करना चाहिए इसमें? ये सोसम का होगा। ठीक है, तो उसको लगा के यहाँ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी मुश्किल भी आसान करें। देखें डेफिनेटली जब उसका डेली में आर एस आई 29 है, अच्छा अब ये दो बातों को इंडिकेट करता है। अब अगर सिर्फ इसको हम इंडिविजुअली देखें तो अब हमें ये एक्शन मिलना शुरू हो गया है कि अब ये अपने बिल्कुल बॉटम पे आ गया है, और डेफिनेटली इस बॉटम के बाद इसने दोबारा ऊपर जाना है। अब इसमें बाइंग स्टार्ट होगी, लेकिन देखें इसमें बाइंग कब स्टार्ट होगी ये आप कैसे पता लगाएंगे। देखें अब उसमें ऐसे पता लगेगा कि हम क्या करेंगे। अब हमने देख लिया ना, ये पूरा डाउन ट्रेंड इसने बना लिया है, ये स्टिल डाउन ट्रेंड की तरफ है, लेकिन आरएसआई ने हमें बता दिया है कि अलर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे नहीं एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। एक्यूमुलेशन कैसी होनी चाहिए कि ये आरएसआई अब जो आगे चलेगा ना वो ऐसे चलेगा, कुछ इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके चलेगा। और जिस दिन ये यहाँ पे अपनी रैली को कंप्लीट कर लेगा तो ये यहाँ से फिर जिस दिन ये ऊपर की तरफ मुंह बनाएगा तो समझ लें इसमें मोमेंटम आना शुरू हो गया है। और यहाँ क्या करेगा ऊपर प्राइस में, कि प्राइस में जैसी ये प्रीवियस कैंडल बन रही थी ना, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैंडल्स जो बनी है, इसी तरह अब ये अगली 8-9 कैंडल्स यहाँ बनाएगा। ज़रूरी नहीं है 8-9 बनाए, हो सकता है 4 बनाए उसके बाद तो ये साइड पे ट्रेंड में आ जाएगा। बिल्कुल हाँ। प्राइस को देखेंगे तो ये साइडवेज ट्रेंड में, ठीक है। ठीक है। आरएसआई से देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड हो गया है। अच्छा ये बताएं कि अगर मिसाल है मंडे को मार्केट खुलती है और नीचे जाता है तो आरआई से इसको और फर्दर नीचे जाएगा? बस ये लिमिट है, अब इससे नीचे और क्या जाएगा, बॉटम पे चला गया हाँ, लेकिन ये इसके करीब करीब घूमता रहेगा। अच्छा हाँ तो मतलब अगर इस पॉइंट पे एवरेज कर सकते हैं? जी, ये बिल्कुल एवरेज का पॉइंट है, ये 100% एवरेज का पॉइंट है, यहाँ पे एवरेज करना चाहिए स्टॉक को। ठीक है ठीक है। लेकिन देखें आप काफ़ी दिनों से सौसम के लिए परेशान है ना, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत दिन पहले पता होती तो आप एवरेज तो मैं लेते ही नहीं। एक तो लेते नहीं, और अगर ले लिया था तो उसको एवरेज कहाँ करते आप। मैं बिल्कुल नीचे बाय करता जहाँ पे पड़ा हुआ भी है। बस तो समझाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें काम करती हैं। बहरहाल ऐसी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ट्रीट को जरा लगाइएगा आरएसआई। ट्रीट जी सर। लगता है आपने बाय कर लिया है फ्राइडे को। अच्छा जी, ट्रीट तो ज़बरदस्त बता रहा है इस वक्त, बहुत बुलिश बता रहा है। और ट्रीट ये बता रहा है कि अगर मैं इसको डेली पे देखता हूँ तो जो इसका आरएसआई है वो इस वक्त ये 73.26 पे, तो इसका मतलब इसमें इस वक्त पैसे लगाने का टाइम है। और आरएसआई बहुत अच्छा बता रहा है, कैंडल्स भी बहुत अच्छी मजबूत बता रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक, और किसी का क्वेश्चन? अच्छा सर, इसका मैं मंथली में अगर देख रहा हूँ जी मंथली में देख रहा हूँ 59.70 है, और वीकली में आ रहा है 66.76, और डेली में ये है 72 पे।
हाँ तो यानी कि इसको तीनों में देखा जाए तो ये तीनों में ऑल बुलिश है। एस्पेक्ट्स, बिल्कुल, ये मंथली जी में भी जी बुलिश तीनों है, में वीकली बुलिश में है। भी बुलिश है और डेली में भी बुलिश है। ठीक अच्छा। हो गया। अच्छा, तो सर मीटिंग इसको हमारी एंड होने 90 तक लेके, मैं बल्कि इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। मैं न्यू लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ, वो ज्वाइन करें, आगे की बात कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। लेकिन सब काइंडली जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं दूसरे सेशन को, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सवाल पे आते हैं और JVDC को ही लगाते हैं और JVDC का चार्ट भी लगाते हैं। अब एग्जाम्पल लें, फ्राइडे का दिन था और आप कहते हैं कि जी आपने जो है ना वो उस दिन के सेशन के बाद चार्ट को देखने के बाद आपने इसको ले लिया। अब हुआ क्या, जब आपने लिया तो उसके बाद देखें बैड लक क्या थी कि उसी दिन उसका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली बैड लक ये हुई कि उसका रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, अगर रिज़ल्ट यहाँ से अच्छा आ जाता तो हम कहते जी चार्ट ने बिल्कुल सही बताया और जी इसमें मोमेंटम आ गया और जी लोग बायर आ गए और बायर ने बाइंग शुरू कर दी। लेकिन अगर आप उस वक्त चार्ट को अपने सामने रखते और चार्ट को अपने सामने रखने के साथ साथ इसमें ट्रेडिंग करते, इसमें बाइंग करते, तो चार्ट आपको शायद थोड़ी देर के लिए बताता। क्योंकि देखें चार्ट रोज़ नया बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी चीज़ को कल देखा है, एग्जाम्पल लें, आप आज शेयर पे काम करते हैं, JVDC पे घर बैठ के पूरे चार्ट्स लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, वो आपको बताता है जी बहुत बुलिश है। लेकिन सुबह एट किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से उसमें सेलिंग आती है, तो वो अगर गिरना शुरू होता है तो चार्ट आपको बता देगा कि गिरना शुरू हो रहा है। तो क्या वहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए? बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। आप फ़िलहाल एग्जिट कर जाएं और जब आपको दोबारा चार्ट बताएगा कि भाई इसमें मोमेंटम क्रिएट होना शुरू हो गया है तो आप एंट्री कर लें। जैसे एग्जांपल हुआ क्या, अगर मैं ये कैंडल देखूं, ये बनी 8 सितंबर को, ठीक है, और ये बनी कैंडल उसके बाद 9 को, फिर ये बनी 10 को और फिर ये बनी 11 को और फिर ये लास्ट क्लोज हुई 12 को। अच्छा, एक तो पहले आप सबको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन से आज 3-4 चीज़ें हल हो जाएंगी। पहले तो ये समझ लें कि अगर आपके पास ये यहाँ पे जो आज हमने RSI पढ़ा है, यहाँ तक तो देखें आपका RSI सही था, क्योंकि यहाँ तक मैं कहूँगा ये बिल्कुल सीधा था, इस लेवल तक, इस पॉइंट तक जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है। अगर कहें तो मैं इसको और ब्रॉड करके दिखाता हूँ कि देखें इस लेवल तक तो ये बता रहा था ऊपर। लेकिन जब RSI ने आपको इशारा दे दिया कि यहाँ से अब मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब आप इसको यहाँ अगर बेचते और इसको यहाँ ख़रीद लेते तो डेफिनेटली अगर यहाँ आपने 100 यूनिट बेचे थे तो आपको यहाँ पे शायद 102 103 यूनिट मिल जाते। एक तो यूनिट भी ज़्यादा मिलते क्योंकि प्राइस गिरी भी मिलती है आपको, और आप बच भी जाते मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट से, और यहाँ पे आप नई एंट्री बनाते तो आपको नया मोमेंटम मिलता। और एग्जैक्टली देखें मैंने क्या किया कि मेरे ख्याल से 12 तारीख वाले दिन ही मैंने इसको दोबारा रिकॉल दिया है अपने ग्रुप के ऊपर। शायद आपने देखा होगा मेरा मैसेज कि मैंने बाई करने का बोला है। अब मैंने बाई करने का क्यों बोला है इसको, मैंने इसीलिए बाई करने का बोला कि मुझे ये नज़र आ गया था RSI के ऊपर कि RSI ने इसके अंदर मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है, और अब RSI हमें ये बता रहा है कि इसकी प्राइस अब यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो अब आप आने वाले दिनों में होते हुए देखेंगे इसके अंदर। तो इसका ये मतलब हमारी डिस्कशन ख़राब नहीं थी, गलत नहीं थी। अगर इसका रिज़ल्ट डे नहीं होता तो शायद जैसा हमने डिस्कस किया था इसने वहीं से ऊपर की तरफ और मोमेंटम बनाना था। लेकिन चूंकि देखें कितना भी अच्छा शेयर हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर उसका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट में ज़रा सी भी कोई भी, आप पता है मार्केट को तो बहाना चाहिए, कोई एक 19-20 भी बात मिलेगी तो वो वहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और बात समझने वाली है कि यहाँ कौन था इसको बेचने वाला, और अब यहाँ किसको दोबारा से ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि उसने कहा जी इसको यहाँ से बाय करो। तो सर यही मार्केट है, यही प्लेयर्स हैं, यही मैनिपुलेशन है इनकी, कि यहाँ से उन्होंने दिखाया कि रिज़ल्ट बहुत ही बुरा है। हालांकि रिज़ल्ट बहुत बुरा नहीं है भाई, कंपनी ने तो 50% डिविडेंड अनाउंस किया है, उसकी EPS भी कुछ बेहतर है, सब चीज़ें सही हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि डिज़ास्टर हो गया कि डिविडेंड भी नहीं दिया। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर ने क्या फ़ायदा उठाया कि एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लगाया कि भाई ये डिविडेंड नॉर्मली कंपनीज 1 महीने 2 महीने में दे देती हैं, इन्होंने कहा हम 4 महीने में देंगे। उन्होंने सिर्फ इस बात को देखते हुए लोगों को डराया कि भाई ये तो गया शेयर, यहाँ पे पूरा गिरा के यहाँ तक ले आए, यहाँ से सारा माल अब दोबारा लिया और अब RSI ऊपर, अब ये दोबारा मोमेंटम बनाना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। एक बैड लक और क्या हुई हमारे साथ कि मार्केट भी गिरना शुरू हो गई, शेयर भी गिर रहा है, मार्केट भी गिर रही है। तो दो चीज़ों ने इसको इम्पैक्ट किया, तीसरा रिजल्ट ने। लेकिन अगर यहाँ से अब मोमेंटम दोबारा ऊपर की तरफ है तो आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए कि हमारी वर्किंग सही है और अब ये दोबारा शेयर हमें वही टारगेट दिखाएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उम्मीद है आपको मेरा जवाब समझ में आया होगा, और नहीं तो फिर बताएं और कोशिश करते हैं।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। और किसी का क्वेश्चन जो था तो बताइए। सर ये डेली पे आपने इसको एनालाइज अस्सलाम किया है? वालेकुम। जी अभी मैंने डेली पे प्लॉट किया हुआ है इसको। तो सर अगर इसको वीकली में देखें तो अभी इसका जो रुख है वो नीचे की तरफ नजर आ रहा देखिए ब्रॉडर चार्ट पे जो है ना वो बिल्कुल वीकली की तरफ नज़र आ सकता है, लेकिन अब ये फैसला मंडे को होगा। ठीक है, जब है। मंडे जी ठीक मार्केट है। ओपन होगी तो चार्ट ज़रूर मूव करेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट किस तरफ जा रही है। लेकिन इसका वीकली पे भी आप देखें, मोमेंटम जो है ना वो नीचे नहीं है, मोमेंटम ऊपर ही। और वीकली पे आप देखें कोई कैंडल बीच में रेड नहीं है, एक ये रेड है, इसके अलावा सारी कैंडल अभी तक ग्रीन है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, वीकली में भी बहुत जगह बाकी है। 76 पे खड़ा हुआ है और हम प्लान कर रहे हैं 90 पे एग्जॉस्ट होगा। तो 76 से 90 तक जाते जाते इसकी प्राइस जो है ना वो 95 क्रॉस कर चुकी होगी। सर ये आपने 60-40 का लगाया हुआ है ना इसमें आ रहा से? नहीं नहीं, हाँ जी, 60-40 का बिल्कुल। सर मैंने भी 60-40 का लगाया, लेकिन मेरे पास और मैं ये जो है ना उसका एस सी एस ट्रेड देखिए ट्रेड का यूज कर लूँ। कोई ना कोई गलती हो रही होगी, आप उसको चेक करें, क्योंकि मैं आपके सामने इस वक्त बिल्कुल लाइव खोल के बैठा हुआ हूँ चार्ट को। इन्होंने सर दूसरी वो कैंडल लगाई होगी ना, कैंडल दूसरी लगाई होगी। मे बी आपने हैकनेशी कैंडल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। बहरहाल अच्छा, और किसी का भी क्वेश्चन लेते हैं आप जब तक चेक करें इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अच्छा फरहान सर, मेरा जो क्वेश्चन है कि मैं वीडियोस देख रहा था आपकी, तो वहाँ पे आप गाइड कर रहे थे ट्रेडिंग व्यू पे। वहाँ जी पे स्ट्रॉन्ग बाय बाय की जो रिकमेंडेशन आ रही थी, और उसके अलावा वहाँ पे जी एक जी फोरकास्ट का ऑप्शन था। जी जी। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक चार्ट ये एससीएस पे भी शो होता है और एक ट्रेडिंग व्यू पे भी होता है, तो इन दोनों बिल्कुल। में बेहतर कौन सा है, या इसके अलावा देखिए ट्रेडिंग कोई और व्यू जो है बेहतर ना है, वो तो पेड वर्जन है। वो आप बताना। ट्रेडिंग व्यू पेड वर्जन है, आपको पे करना पड़ता है उसको रियल टाइम पे देखने के लिए, सही है। और ये फ्री वर्जन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा, पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ्री वर्जन है, हमारा पाकिस्तानी वर्जन है, उसको सुकून से इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा है, रियल टाइम पे बहुत अच्छा मूव करती हैं चीज़ें। तो क्या ज़रूरत है वहाँ जाके पैसे देने। हाँ, वो एक एडवांस लेवल है ट्रेडिंग व्यू, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोशिश करूंगा एक दिन उस पर भी क्लास दूँ कि वहाँ पे कॉल्स कैसे जनरेट होती हैं, कैसे चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन अगर कोई समझता है कि किसी की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फिर मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि इस पे काम करने के बजाय वो काम ट्रेडिंग व्यू पे करे। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक इतनी है। बड़ी अच्छा नहीं है ना, तो मेरा नहीं ख्याल है उसके इतनी महीने की फ़ीसें देने की ज़रूरत है। ये बेस्ट है, फ्री वर्जन है, उसको यूज़ करें, सब कुछ है इसमें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये तो हम जो अभी चार्ट्स पे वर्किंग कर रहे हैं, और जैसे आप अभी इंडिकेटर्स का समझा रहे हैं, आईएसआई और दूसरे आपने लास्ट क्लास में समझाया, तो ये बेसिकली टेक्निकल है ये सारा। तो फंडामेंटली जो चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट और इनकम इसके बाद स्टेटमेंट, आएंगे, कैश इसके फ्लो, बाद वंस हम तो पूरा इन टेक्निकल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो फिर आप लोगों को फंडामेंटल पढ़ाएंगे। वो आप पढ़ाएंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी उस पे एक वर्किंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं खुद भी, मेरी फील्ड जो है वो फाइनेंस से ठीक रिलेटेड है ही है, ठीक है। तो मैं उस पर खुद से वर्किंग कर रहा होता हूँ। तो आप मुझे ये भी गाइड करें शॉर्ट आंसर में कि ये टेक्निकल ज़्यादा बेहतर है या फंडामेंटल ज़्यादा बेहतर है? कुछ भी बेहतर नहीं है, सबसे ज़्यादा आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी बेहतर है। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे समझते हैं। ठीक है। बहरहाल इस पे ये सही। एक लंबी डिबेट है, मैं आऊँगा इसके ऊपर जब, तो फिर जी। इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी हम कोशिश करते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं ना बस उसके रिलेटेड रहें, वरना हम किसी और अच्छा। कन्वर्सेशन में निकल जाएंगे और बाकी लोग बोर होते रहेंगे। सही सही, ठीक ठीक है है, ठीक है, नो चलें। इशू, और थैंक किसी यू। का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड? जी सर, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है सर, पूछिए भाई कि पूछिए। जैसे अगर वीकली पे आरएसआई जो है ना वो 72 पे आ गया है, जी और उसका जो टील है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जी। मंथली का जो है ना वो 65 पे है, उसका जो टील है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है और जो डेली पे है वो 40 पे आ रहा है। चलो, ठीक है। तो हमें वो जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको भी कंसिडर करना है, या कि हाँ, अब मैं इसमें ज़रा थोड़ी सी बिल्कुल कंफ्यूजन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखें, आप लें कि मंथली पे आरएसआई ऊपर है, तो इसका मतलब ये आपको ये बता रहा है कि ये इन्वेस्टर को तसल्ली दे रहा है कि भाई शेयर जो है ना, अगर बड़ी पिक्चर में देखोगे तो शेयर मोमेंटम में है, ये आगे जाके नए हाइज बना सकता है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर को तो डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे डेली में स्टॉक 2 रुपये कम हो जाए या वीकली में स्टॉक 3 रुपये कम हो जाए। अब एक है स्विंग ट्रेडर, वो देख रहा है वीकली का चार्ट, वो ये देख रहा है कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते में इसकी मोमेंटम क्या बन सकती है।
वो देख रहा है कि वीकली में RSI नीचे है, तो फिर वो उसको ये चाहिए कि वो उसको ये पता लग जाना चाहिए कि वीकली के अंदर ना ये मुझे तंग करेगा शेयर, और ये हो सकता है RSI अगर नीचे की तरफ बता रहा है तो ये थोड़े दिन के बाद मंथली को भी नीचे ला सकता है और डेली को भी नीचे ला सकता है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। और अगर शेयर आपका चला गया है डेली में, अब ये डेली किसके लिए, इंट्राडे, तो जो इंट्राडे कर रहे हैं वो कम से कम इनको ये तसल्ली होगी, या जो आवरली का चार्ट देख रहे हैं उनको ये तसल्ली होगी कि भाई मैं तो इंट्राडे करके बाहर आ जाऊंगा। अब हम देखते हैं ना बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जो आज के दिन में तो बहुत अच्छे चले हैं, लेकिन अगले 4 दिन बाद वो बिल्कुल नीचे होते हैं। तो जो इंट्राडे वाले हैं वो तो डेफिनेटली ना मंथली का चार्ट देखेंगे, ना वीकली का देखेंगे, ना डेली, वो तो आएंगे और शॉर्ट चार्ट के ऊपर आवरली का देखेंगे, 15 मिनट आधे घंटे का देखेंगे, अपना काम करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जिनको इंट्राडे करना है वो डेली देखेंगे, जिनको बड़ी स्विंग करना है वो वीकली देखेंगे, जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है वो मंथली चार्ट पे हमेशा नज़र रखेंगे। ठीक हो जी। तो सर ये 15 मिनट और 1 आवर और डेली पे भी चल सकता है सिर्फ? सर ये 1 मिनट पे भी चल सकता है। ठीक हो गया। क्योंकि देखें जो हाँ स्कैल्पर जी होते हैं स्टार्ट। ना, जो स्कैल्पर होते हैं जी जिन्हें जी सिर्फ 1 से 2 मिनट में प्रॉफिट लेके निकलना होता है, वो इतने बड़े चार्ट थोड़ी देखते हैं, उनका तो काम ही नहीं है। वो तो ये देखते हैं अगले 1 मिनट में शेयर की मोमेंटम कहाँ है, शेयर अगले 1 मिनट में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या शेयर अगले 1 मिनट में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अगर मैं इसे 5 मिनट पे लगाऊं तो मुझे 5 मिनट पे क्या बता रहा है शेयर कि अगर मैं मंडे को इसको बाय करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बाय कर लीजिएगा सुबह, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं मंडे को इसको सुबह ही अगर मैं देखता हूँ जैसे ही 9:30 पे मार्केट खुली और मेरा इंडिकेटर मूव करता है ऊपर की तरफ, अभी ये सीधा है ना, स्ट्रेट है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, और जैसे ही ये थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ मुंह बनाएगा मैं वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। तो इसके ऊपर और नीचे के दरमियान हो सकता है मुझे 40 पैसे का 50 पैसे का प्रॉफिट मिल जाए, तो वो मैं अपना 50 पैसे का प्रॉफिट निकालूंगा, लेकिन मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मेरे पास मिसाल ने 50,000 शेयर होंगे तो मैं 50,000 शेयर में ही 5 मिनट, जो आप पूरा दिन में या पूरे महीने में करेंगे वो मैं 1 मिनट में करके बाहर निकल जाऊंगा। तो ये फ़ायदा होता है इन इंडिकेटर्स का, ये आपको जो है ना अगली मूवमेंट बताने में आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। तो सर अब वैसे हमें ना, जैसे हम बिगिनर हैं, 2-2 साल तो हो गए हमें वो लॉसेस में ही सर है, 2 साल तो का हमें वैसे बिगिनर थोड़ी स्विंग हुआ स्विंग करनी चाहिए कि डे सर ट्रेड करनी सबसे चाहिए? बेस्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में स्विंग है, पैसे बनते ठीक भी हो। स्विंग में, हाँ अच्छे जी। पैसे बनाने। देखिए इन्वेस्टर तो फिर बेस्ट ही है ना, और इन्वेस्टर का भी यहाँ टाइम फ्रेम है, बस मैं नहीं समझता इस मार्केट में कोई 6 महीने साल से ज़्यादा इन्वेस्टर होना चाहिए, ये भी नहीं बहुत स्विंग है। ठीक है। और स्विंग क्या है कि आप हफ्ते में भी फारिग हो जाते हैं, महीने में भी फारिग हो जाते हैं, आपके शेयर जो है ना वो इस मोमेंटम में बिक ही जाते हैं। जी जी जी। अच्छे स्टॉक्स उठाएंगे तो आप इंशाल्लाह जो है ना महीने भर में ओके सर, बाहर हो जाएंगे। मैंने जो एक चीज नोट की है, मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी मुझे यकीन करें कि अब पहली दफा 1 लाख के ऊपर ना 80,000 रुपये मुनाफा हुआ है। ज़बरदस्त। वो फिर तो आप कैसे हुआ बिगनर बता? नहीं हुए ना। नहीं सर, वो मार खा खा के ना, ठीक। वो यही हुआ है कि मैं बैंक इस्लामी को मैंने जमा करता रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो मैंने फिर यही अब आइडिया लगा लिया कि ये यार ये तो भाई इस तरह नहीं काम चलता, ये डिप पे माल मैं उठाता रहा हूँ, डिप पे माल जी। उठाता रहा हूँ। और देखें अगर आपको तो डिप की क्लैरिटी पता लग जाए कि डिप क्या है और डिप कहाँ तक है, तो आपकी हाँ ज़िंदगी जी, और आसान हो जाए स्टॉक को बाय करने में। हाँ जी। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सर जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्विंग में ही फायदा ज्यादा है। जी। सर फरहान के फॉर क्लैरिटी, ये यहाँ पे जो है वो हमें कहाँ पे जाकर कंफर्मेशन होती है कि ये डिप का जो है ना वो लास्ट लेवल आ गया है, यहाँ से जो शेयर का अप ट्रेंड का लास्ट लेवल आ गया और यहाँ से अब हमने निकलना है। बात का ये होता है कि बंदा लास्ट लेवल समझ के वहां से निकलता है या एंट्री लेता है, लेकिन जो है ना उसको मजीद या शेयर आगे निकल जाता है या मजीद नीचे चला जाता है। आपके सवाल का जवाब ना मेरे सामने ही आ गया है, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखें इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखें जैसे आपका सवाल कि अब आप एग्जाम्पल लें कि यहाँ 50 पे आया बेस प्राइस पे, और आपने यहाँ पे शेयर अपना बेच दिया, थोड़ी देर बाद उसने क्या किया कि नीचे गया और यहीं से ऊपर की तरफ मुंह बनाया और निकल गया सीधा अपना टॉप, तो मतलब आप तो यहाँ बेच के निकल गए और आपने ये पूरी रैली मिस कर दी। देखें करें क्या, हमेशा नज़र रखें कि यहाँ पे बेचें ज़रूर, बिल्कुल, क्योंकि ये पता नहीं था कि ये यहाँ से ऊपर जाता, हो सकता है यहाँ से बिल्कुल नीचे वाली लाइन पर टच कर जाता तो आपका नुकसान ज़्यादा होता। तो यहाँ आपका नुकसान कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ तो फिर 100% नुकसान हो जाता।
तो करें क्या कि जब ये आपको बताए कि निकल जाओ यहाँ से, मैं नीचे जा रहा हूँ, 40 से नीचे उसने अपना मुंह बना दिया है, तो निकल जाए फ़िलहाल। उसके बाद जैसे ही ये आपको बताया कि अब मैं 40 से दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया और इस लाइन को दोबारा ब्रेक कर दे, क्योंकि अब ये लाइन हमारे लिए बेस है, हम यहाँ एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एंट्री बनाए तो हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आ जाए, तो हमारे पास कंफर्मेशन आ ही नहीं रही, हम कैसे बना लें एंट्री। मिसाल लें, यहाँ हम 50 रुपये पे हमने बेचा था, अब हम वेट कर रहे हैं जी 50 से यहाँ पे आ गया 56 पे, और फिर ऊपर जाना शुरू हुआ 58, फिर अपने बॉटम पे आ गया दोबारा 50, लेकिन हम और वेट करेंगे कि ये कम से कम 51 52 तक जाए, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि ये शेयर वाकई बुलिश हो चुका है। और उसके बाद जब हम यहाँ एंट्री बनाएंगे तो फिर देखें इसने कितनी बड़ी रैली दी। तो अगर हम ये अफसोस ना करें कि हमने यहाँ बेच दिया था, तो उसके बाद हमें कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। तो इसलिए अगर आप इंडिकेटर्स पे यकीन करके चलेंगे या उसकी स्ट्रैटेजी पे यकीन करके चलेंगे, इंडिकेटर पे तो कम करें, अपनी स्ट्रैटेजी, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप आरएसआई यूज़ करेंगे, किसी की स्ट्रैटेजी होगी वो कहेगा नहीं मैं तो आरएसआई के ऊपर थोड़ी यकीन करूँगा, मैं एक इंडिकेटर और लगाऊंगा, तो आप वो भी लगाएं, वो दोनों आपको कंफर्मेशन दे दें तो फिर आप एग्जिट करें। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि ये इंडिकेटर्स काफ़ी बार आपको सही एग्जिट करवाते हैं, क्योंकि आप मेजॉरिटी चार्ट्स उठा के देख लें, इन्होंने आपको सही लेवल पे बताया होगा कि निकल जाओ, और फिर सही लेवल पे बताया होगा कि वापस एंट्री बना लो। अब चाहे इसमें कोई कुछ भी कर रहा है, मार्केट में प्लेयर इन हो जाए, कल वो शेयर आसमान पे चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आसमान पे जाने से पहले यहाँ इंडिकेशंस तो आई होगी। देखें, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि प्लेयर जब माल जमा कर रहा होता है वो आपको कैसे पता लगेगा, और जब वो माल को मार्केट में बेच रहा होता है आपको कैसे पता लगेगा, और मैं बहुत क्लियर आपको समझाऊंगा ये बात, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी है ना, वो आगे को लेकर है। वो इसलिए क्योंकि आप मार्केट में इस वक्त काम कर रहे हैं, आप रोज़ ये तमाशे मार्केट में देखते हैं होते हुए अपने साथ या औरों के साथ या मार्केट के साथ। तो आपकी क्यूरियोसिटी क्या है, अगला सवाल है। वो अगला सवाल मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एहसास है कि वो क्यों आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं सब चीज़ें तो आज नहीं बता सकता। अब कल की क्लास होगी, उसमें हम फिर कुछ और पढ़ेंगे। तो मैंने आपको डे 1 पे क्या कहा था कि 1 महीने के बाद आप लोगों का सोचने का नज़रिया, स्टॉक मार्केट में काम करने का नज़रिया, स्टॉक मार्केट को समझने का, शेयर्स को बाय करने का, सेल करने का नज़रिया ही बदल चुका होगा, और इंशाल्लाह आपको फ़रहान की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे। आप खुद, हर बंदा एक फ़रहान होगा, और मुझसे भी अच्छा काम करेंगे आप लोग। लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा, जो इस मार्केट में जुड़ा रहेगा, ये उसके लिए। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो डेफिनेटली हर दिन परेशान रहेगा कि मैं कहाँ बाय करूँ, कहाँ सेल करूँ, उसके सवालात हमेशा ही उठते रहेंगे। बहरहाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फरहान साहब, ये बताइएगा कि ये हमने 50 से ऊपर बाय करना है? देखें, 50 ना एक मिडिल पॉइंट है। 50 के बाद हमारे पास काफ़ी हद तक कंफर्मेशन आ जाती है कि अब ये शेयर, देखें ये बुलिश हो गया। हाँ, बुलिश हो गया। अब बहुत सारे ट्रेडर ये भी करते हैं कि एग्जाम्पल लें कि मैं मिसाल आपको यूबीएल की देता हूँ यहाँ पे। आज आपको ये पता हो कि यूबीएल का स्टॉक अपने बॉटम पे आके लग गया है, या 50 पे आ गया है, या चलें बॉटम पे आ गया है, एग्जाम्पल लें। ठीक। अब आप क्या करेंगे कि आपको पता है यार मार्केट का इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर ये 29 या 30 पे आया है तो डेफिनेटली किसी रीज़न या मार्केट के गिरने की वजह से आया है, वरना मैं मान ही नहीं सकता कि ये शेयर यहाँ पे आ जाए। तो जैसे ही वो, अच्छा आप क्या करेंगे, आप तो उसको 30 के पास ही बाय कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल लें, आप कहते हैं नहीं यार 30 के पास नहीं, मैं ना कंफर्मेशन लूँगा क्योंकि मार्केट में मुझे कोई गेम लग रहा है, इससे रिलेटेड हो रहा है। तो जब वो 50 पे आएगा ना, तो आप 100% उसको आंख बंद करके बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी रीज़न से गिरा होगा, ये वैसे गिर ही नहीं सकता, इसने तो मज़ीद ऊपर जाना है, ये तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे हाई वैल्यूड शेयर है। एक एग्जाम्पल ये हो गई नोन शेयर की। अब अननोन शेयर्स में क्या होगा, अननोन शेयर में ये होता है कि इन्वेस्टर क्या करता है कि उसको 40 के बाद ना थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू कर देता है। जैसे 5-7% ख़रीदना शुरू करेगा 40 पे, फिर वो देखेगा कि आरएसआई का मुंह और ऊपर गया है, उसने 50 क्रॉस किया है, तो वो थोड़े पैसे और इंजेक्ट करेगा। 60 पे जाके वो अपने, अगर इसने यहाँ पे 10% और 20% डाले हैं तो 60 पे वो 50% प्लॉट करेगा। उसके बाद वो थोड़े से और इंजेक्ट करेगा, और फिर वो क्या करेगा, सुकून से बैठ जाएगा, अब आगे की रैली इंजॉय करेगा। तो लेवल्स होते हैं। आपने ये कभी भी नहीं करना कि स्टॉक ने 50 क्रॉस किया, आपने कहा जी फरहान भाई ने बताया था, चलो जी आज सब कुछ बेच के सारे बीओपी या जावेदान ले लेते हैं। नहीं, यहाँ भी कॉन्शियस आपने रखनी है, क्योंकि आपको मार्केट को साथ लेके चलना है ना। आपको ये नहीं पता कि मार्केट का आरएसआई क्या कह रहा है, आप वो भी तो देखें। हो सकता है मार्केट गिर रही हो तो शेयर भी गिर जाएगा आपका,
हो सकता है मार्केट वहाँ से ऊपर ही ऊपर है, आप देख रहे हैं कि मार्केट का भी मोमेंटम हाई है, स्टॉक का भी मोमेंटम हाई बनना शुरू हो गया, तो आप एंट्री बनाएं। देखिए ये समझाने का मकसद ये कि सिनेरियो बहुत सारे हैं, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक RSI लगाया, आंख बंद की, अब आपने कहा जी मार्केट 5000 पॉइंट भी नीचे चली जाएगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं जी, अगर मार्केट 5000 पॉइंट नीचे जाएगी और वो इंडेक्स के हैवी वेट शेयर होंगे तो उनके इंडिकेटर्स भी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, उन पे भी इम्पैक्ट आएगा, शेयर पे भी इम्पैक्ट आएगा, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कोई है? अच्छा 5 मिनट मैं और दूंगा आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए, क्लास काफ़ी लंबी क्योंकि इसके बाद भी हमारे कुछ सेशंस हैं, फिर उसके बाद वीडियो भी अपलोड करनी है और भी बहुत सारे काम हैं, तो क्विकली कोई क्वेश्चन। हाँ फरहान, दिस इज जाहिद, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन के इसमें कैन यू सेट सम अलर्ट्स के जो है इस प्राइस पे या इस RSI की वैल्यू पे जाए तो यू कैन गेट सम अलर्ट या नोटिफिकेशन, या आपको मैन्युअली सेट करके जो है यू हैव टू जस्ट कीप वाचिंग? नहीं अलर्ट्स आप लगा सकते हैं। अच्छा इसमें शायद अलर्ट का ऑप्शन नहीं है, मैंने कभी इसको अलर्ट की तरफ देखा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, रिकमेंड भी करूंगा, वहाँ पे तो आप हर प्राइस पे हर लेवल पे आप अलर्ट्स लगा सकते हैं, और इवन वो उसके पैरेलल आप यूज़ भी कर सकते हैं, तो वो आपको हर थोड़ी देर में इंटीमेट करता रहेगा प्राइस जैसे जैसे मूव करेगी, डाउन पे जाएगी, अप पे जाएगी। बल्कि इतने बेहतरीन फीचर्स हैं कि मैं इंशाल्लाह एक क्लास उसकी ज़रूर लूँगा ताकि आप लोगों की क्लैरिटी वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा, अलर्ट्स के हवाले से, प्राइस एक्शंस के हवाले से, मतलब जितना काम हम यहाँ पे मैनुअल कर रहे हैं वो सब आपको वहाँ ऑटोमेशंस में मिलेगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अलर्ट्स लगा के बैठिए, आपको RSI भी अलर्ट बता रहा होगा, आपको प्राइस भी अलर्ट बता रही होगी, रिफ्रेश भी खुद कर रहा होगा चार्ट को, सब कुछ खुद करेगा। थैंक यू। ओके वेलकम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मैंने पूछना था कि जो TPLT के चार्ट्स वगैरह इसको थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर दें तो, क्या मतलब पूछना ये चाह रहे हैं, कितने पूछें। तक TPLT में हमने बाइंग की हुई है ना, नहीं वो तो मुझे समझ तो में आ गया आपके पूछने से, लेकिन पूछना क्या चाह रहे हैं आगे? मतलब ये मजीद गिरेगा या क्या, इसको एवरेज करें या ना करें? अभी नहीं करें, ठीक है। ये देखें, ये अभी मज़ीद जो है नीचे की तरफ इसका मुंह है, हो सकता है ये यहाँ पे रुके और फिर ऊपर जाए, या हो सकता है यहाँ रुके, लेकिन अभी प्रीवियस हिस्ट्री इसकी क्या कहती है कि ये हमेशा जो है ना प्रीवियस हिस्ट्री में, प्रीवियस मतलब समझ लें कुछ महीनों से ये क्या कर रहा है कि इसी लाइन को ये वैल्यू करता है, इस लाइन को वैल्यू करता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो अगर इस लाइन से ये वापस ऊपर जाना शुरू हो तो फिर आप एवरेज करिएगा, और अगर इस लाइन को ब्रेक कर दे तो एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये अपनी अगली सपोर्ट तक ना चला जाए, क्योंकि एक सपोर्ट इसकी हमें जो है ना वो ये भी दिख रही है, ये इसके गिर्द घूमता है, ये यहाँ आता है, ऊपर जाता है, यहाँ आता है, अब फिर ये ऊपर गया है, अब फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, या तो यहाँ रुकेगा या इस लाइन पर रुकेगा। तो ये दोनों लाइनें बेहतरीन होगी एवरेज की। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए भाई। अच्छा सर, जिस तरह आप डेली कॉल्स दे रहे होते हैं, तो किसी एक कॉल को जो है अगर एनालाइज कर दें ताकि सारे ग्रुप मेंबर्स को आइडिया हो जाएगा कि किस बेसिस पे आप कॉल दे रहे होते हैं, ताकि सारे जो फिगर्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे सबके। आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन हम तो बहुत सारी बेसिस पे कॉल लेते हैं, हम सिर्फ चार्ट की बेसिस पे कॉल नहीं लेते हमारे पास। तो देखिए हमारी, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने अच्छा सवाल किया, यहाँ पे क्लैरिटी भी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। देखिए हमारी मेजॉरिटी कॉल्स, बल्कि 90% मेरी कॉल्स जो है ना वो स्विंग है, ठीक है। इंट्राडे में बहुत कम करता हूँ और करते भी हम लोग बहुत कम है, ठीक। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर मेरी कॉल्स जो, मैं बहरहाल अपनी कोई भी कॉल लेता हूँ, आप नाम लें, मैं यहाँ पे आपको वो प्लॉट करके दिखाता हूँ। क्या देखना है, कौन सी कॉल आपको देखनी है? जी इलेक्ट्रिक तो अब मर गया ना, वो तो अब खत्म हो गया बेचारा, वो तो सिस्टम्स देख अचीव कर चुका है। लेकिन फरहान वो 5.4 के आसपास ही घूम रहा है। 5. जी देखें आने वाले दिनों में नासिर भाई वो कहीं से कहीं निकल जाएगा। 7.2 या जाने के बाद ये फिर 5.4 पे आया, ये 5. देखिए मैं इतना जानता हूँ कि वो जो मैंने टारगेट दिए हैं वो अचीव होंगे, ठीक है। मुझे इतना पता है कि जो मैंने टारगेट दिए हैं वो अचीव होंगे। देखिए हमने पहला टारगेट दिया था 570 का, वो अचीव हुआ। सेकंड टारगेट था 590 का, वो भी हिट हुआ। उसके बाद मेरा टारगेट है 6 रुपये 10 पैसे का, मुझे टारगेट्स भी याद हैं, वो भी हिट होगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी थोड़ा सा उसको दूरी बना लें, क्योंकि उसके अगेंस्ट न्यूज़ आ गई है ना, जब न्यूज़ आती है तो कोई चीज़ काम नहीं करती। चलें हम सिस्टम लिमिटेड की तरफ आते हैं। देखिए सिस्टम लिमिटेड इस वक्त क्या कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। वो क्या कर रहा है कि इसी मोमेंटम में घूम रहा है, ना इस लाइन को वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रहा है,
ना ही अपनी ये नीचे की सपोर्ट को ब्रेक कर पा रहा है, दोनों बस इसी लाइन के गिर्द घूम रहा है। लेकिन आप इसके RSI का देखेंगे तो RSI का मोमेंटम स्टिल जो है ना वो डेली में 56 है, मतलब 40 से कहीं ऊपर है, 14 पॉइंट्स ऊपर है। हम वीकली पे भी देखते हैं इसको, वीकली पे इसका RSI क्या बताता है, 75 बता रहा है, ठीक है। और मंथली पे इसका RSI क्या बता रहा है, 75। तो इसका मतलब अभी 15 पॉइंट्स की यहाँ गुंजाइश है, 15 पॉइंट्स की यहाँ गुंजाइश है, और डेली में तो अच्छी खासी गुंजाइश है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हम टारगेट्स दे रहे हैं वो इंशाल्लाह हमारे टारगेट क्रॉस कर जाएगा, और मेरा इसका जो फाइनल टारगेट है वो 175 का है। और जितने भी इस वक्त लोगों ने ये ज्वाइन किया हुआ है, या जो अब ये जाहिर सी बात है ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे भी जाएगी, तो वहाँ भी बहुत सारे भाई जो है ना कमेंट करेंगे, तो आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको 175 भी क्रॉस करते हुए देखेंगे। अच्छा, अब मैं आपकी लास्ट एक और बात की तरफ आता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम कैसे देते हैं कॉल्स ना। देखिए, कॉल्स देने के लिए कोई एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी वर्किंग होती है। हम फंडामेंटल पे वर्किंग कर रहे होते हैं, EPS पे वर्किंग कर रहे होते हैं, फिर वो अपने सेक्टर का कितना अच्छा शेयर है उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं, फिर हमें हमारे जो हमने सिस्टम डेवलप किया हुआ है वो सिस्टम में हमने बहुत सारे इंडिकेटर प्लॉट किए हुए हैं, जो इंडिकेटर हमें इस बात के अलर्ट्स सेंड कर रहे होते हैं कि अब इस शेयर के अंदर मोमेंटम आने वाला है, इस शेयर को बाय कर लो। तो जब हम अपने लिए बाय करते हैं तो हम आपको भी बाय करवाते हैं। बहरहाल कुछ टाइम के बाद आपकी ये लर्निंग हो जाएगी कि कॉल्स कैसे जनरेट होती हैं। सर ये एक और क्वेश्चन है मेरा। जी पूछें भाई। ये RSI जो है ये अगर 60 तक चला जाए, फर्ज करें, तो उसके बाद ये वापस भी आ सकता है, मतलब दोबारा 40-50 की तरफ रैली बना रही है इस तरह? जी बिल्कुल आ सकता है। आपने देखा ना अभी के RSI कितनी बार ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, तो ये तो चलता रहता है, ये तो होगा। बस आपने नज़र रखनी है कि RSI का इंडिकेटर देखें। मैं फिर यहाँ पे क्लियर करता हुआ जाऊँ, क्योंकि देखें हमारी वीडियोस लाइव जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैं ये बताता हुआ चलूँ कि ये हमारी टेक्निकल की कोई दूसरी या तीसरी क्लास है, तो अभी बाकी टेक्निकल इंडिकेटर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। जब आप लोग सब इंडिकेटर पढ़ लेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि किन इंडिकेटर्स की वैल्यू ज़्यादा है, कौन से 2 या 3 इंडिकेटर आपने लगा के काम करना है। एक इंडिकेटर लगा के कभी भी काम नहीं किया जाता, ना मैं रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ RSI को देखते हुए आप ट्रेड ले लें। इसके साथ दूसरे भी इंडिकेटर हैं, वो अब इंशाल्लाह कल की क्लास में आप एक और ज़बरदस्त मेरा फेवरेट इंडिकेटर देखेंगे कि जब वो कंफर्मेशन देता है तो उसके बाद मार्केट में क्या मैजिक होते हैं। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम दोनों को लगा के देखेंगे कि वाकई ही मैजिक्स होते भी हैं या नहीं होते। लास्ट एक क्वेश्चन है कि ये अगर आपको मैं पूछूं TPLP में और योर सिस्टम में से कौन सा रिकमेंड करेंगे? 70,000 अगर मतलब कैश हो पास तो कौन सा लिया जाता मैं आपको बोलूँगा सिस्टम लेके रखें, वन ऑफ द बेस्ट IT का शेयर है सर ये। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है भाई, फरहान भाई, जी भाई। फरहान भाई ये क्या नाम है, जिस तरह RSI का आपने बताया, अगर मैं करंट जो है सिस्टम का जो चार्ट है, RSI की वैल्यू जो है वो 56 से प्रोजेक्ट करूँ 90 के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर कॉस्ट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ नहीं, सॉरी प्राइस पे के प्राइस इतनी होगी इस RSI के ऊपर। देखें आप प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखें जब आप इसका हाई देखें, मार्क करें कि जब ये 82 पे खड़ा हुआ था तो ये यहाँ कहाँ गया, 143 पे, ठीक है, गया ना जी। जब ये इसका हाई था तो ये ऊपर कहाँ था, यहाँ था। अब आप देखें ये नए हाई बनाएगा ना, अब ये यहाँ आ गया 57 पे और आज खड़ा हुआ है ये 139 पे। तो इसका मतलब कि अब जब ये 90 पे जाएगा तो ये डेफिनेटली इसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं कहीं आके खड़ा हो जाएगा, 150 क्रॉस कर देगा। सही। ठीक है, तो आप जब मार्किंग करेंगे ना इसके ऊपर, जैसे मैंने लाइंस लगाई हैं, आप लाइन लगाएं कि ये इसका हाई का क्या था, फिर आप लाइन लगाएं इसका हाई, देखें इसका हाई क्या था, तो इसको प्लॉट करते रहेंगे, आपको नई सपोर्ट मिलती। और दूसरा मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि जब देखें मैंने जिस तरह इसके हाई पे इस वक्त मार्क किया और मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको क्लोन को लेता हूँ, तो मुझे अगला इसका टारगेट क्या बता रहा है कि इसने कहाँ तक जाना है अगला। ये तो मैंने अभी आपको ऑटोमेशंस पे लगा के दिखाया ना कि 150 बता रहा है, और अभी हमने क्या बोला कि अगर ये 90 को क्रॉस कर देता है तो ये शायद 150 पे चला जाए। मैंने तो सिर्फ वर्बल आपको बगैर किसी चीज़ के लगाए बता दिया, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया वही 150 सामने आई फिगर। देखिए प्रैक्टिस, इससे आपको एक और चीज़ पता लग रही होगी कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप नंबरों से खेलना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये गेम है क्या। ठीक है,
अच्छा सही। लास्ट और अगर क्वेश्चन इस तरह लूँगा मैं, बहुत लेट सर हो मैं चुके हैं। रंग वो कुछ इस तरह शेयर्स हो जिन्होंने क्या नाम है 1 साल पहले या 2 साल पहले जो है टीपी लगाई हो, जी तो जी अगर फॉर एग्जांपल ये अब उस जोन में आ गया हो तो हमने फिर उस उन रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है कि ये इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, ये बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, देखें रेजिस्टेंस और सपोर्ट हर टाइम फ्रेम पे चेंज होती है। ठीक ठीक है देख लेते हैं। जी जी। एक और क्वेश्चन आ अच्छा रखा था, सर जी पूछिए। आपसे जी मैं पूछ रहा हूँ, कि पूछिए। आप एनआरएल की चार्ट्स देख के बताएगा मुझे कि वो ऊपर जाएगा। एनआरएल तो बहुत ऊपर चला गया है, चलें फिर भी देखते हैं उसको। अच्छा अच्छा, अगर हम देखें डेली पे देखें तो अब एनआरएल का क्या बता रहा है कि अब एनआरएल ने दोबारा नीचे की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ठीक है, जी आरएसआई जो है वो गया था 87 86 87 तक गया था। मतलब जो ऑलरेडी, मतलब आप समझ लें एक इंडिकेशन आना शुरू हो गई थी कि 90 पे जाता तो 100% एग्जॉस्ट हो जाता। लेकिन वो 90 तक नहीं गया, उसने वहीं से अपना रिवर्सल बना दिया और अब मुंह नीचे की तरफ है उसका। अच्छा ये तो है डेली के चार्ट पे ना, शॉर्टर टाइम पे अगर देखें, आप इसको वीकली पे भी एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो वो ये बता रहा है कि हो सकता है ये जो डेली पे शो हो रहा है ना, ये टेम्पररी करेक्शन हो, यहाँ तक आए कहीं भी, और उसके बाद ये फिर ऊपर चला जाए। क्योंकि वीकली पे अभी भी बुलिश बता रहा है, मोमेंटम हाई बता रहा है, और अभी भी जो आरएसआई है वो 76 77 के अराउंड है। जी जी। ठीक है, मंथली पे चेक करेगा सर एक दफा। बिल्कुल चेक करते हैं मंथली पे। मंथली पे भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बुलिश है। ओके सर। मतलब इसमें एंट्री बना के रखनी चाहिए। डेली के शॉर्ट टाइम फ्रेम पे डरना नहीं चाहिए, अभी चार्ट ये बता रहे हैं। लॉन्ग में अच्छा बता रहे हैं बहुत। ठीक है ठीक है जी जी सर। लास्ट क्वेश्चन जिसका भी है कुछ वो बता दें, उसके बाद मैं बंद करूंगा क्योंकि अगली मीटिंग का भी वेट कर रहे हैं लोग। कोई क्वेश्चन लास्ट आप लोगों का? अच्छा जितने भी लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वीडियोस देखिएगा भी, शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो पे जाके ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ये पूरी वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी।